नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। सनराइज न्यूज का इस खास सेगमेंट मुद्दे की बात में हम किसी ऐसे शख्स को जोड़ते हैं जिनसे हम पूरे दिन करके एक बड़े मुद्दे की बात करते हैं और जानते हैं उनमें कि अभी चुनावों की जो बयार चल रही है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनावों की जो सरगर्मियां बढ़ रही हैं उसको लेकर के कौन कौन सी पार्टियां क्या सियासी रणनीतियां बना रही हैं, इनको लेकर के हम बात करते हैं। आज हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार और खास मेहमान आशीष रंजन जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी मीडिया जगत में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और उसी के साथ आज इनसे ये जानेंगे, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश पे होगी, उत्तर प्रदेश के चुनावों पर होगी और जिस तरह से प्रधानमंत्री के कई दौरे लगातार बैक टू बैक उत्तर प्रदेश में हुए हैं उनको लेकर के भी बात होगी। कानपुर में कल प्रधानमंत्री मौजूद थे। उसी के साथ दिन में रैलियां और रात में जो वॉर रूम और कोविड कंट्रोल रूम की ये सारी चर्चाएं होती हैं उनको लेकर की भी बात करेंगे और किन किन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है, कौन कौन सी वहां पर मुद्दे रहने वाले हैं, इन सब पे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो क्या लग रहा है आपको इस बार के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है और जिस तरह से सभी पार्टियां रणनीतियां बना रही हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रैली निकालने की शुरुआत कर चुकी है, जन विश्वास यात्रा चल रही है, अखिलेश यादव समाजवादी रथ यात्रा जो उनकी विकास यात्रा चल रही है उसको लेकर के भी उधर कांग्रेस पार्टी भी पूरा दमखम भर रही है, प्रियंका गांधी भी लगी हुई हैं। तो क्या कुछ लग रहा है आपको इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो मिनी लोकसभा कहा जाता है और निश्चित रूप से संसद का जो रास्ता है, यानी कि आप ये कह लें कि भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा चुनाव आप राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ही है। और जिस तरीके से ये चुनाव अब अपने एकदम से कहिए तो उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां से अब हर सियासी दल जो भी आप जिनका आपने जिक्र किया, बीएसपी हो, आरएलडी हो, इन दोनों दलों का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। ये दोनों दल भी जो आजमाइश पे लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब जो है देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ पाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जिस तरह से अभी कैंपेन चल रहा है और समाजवादी पार्टी का कैंपेन चल रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी नहीं भूलना चाहिए, जो लगातार पिछले एक दो सालों से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, तो मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणात्मक दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो कोरोना है और इसका जो नया वेरिएंट है, वो देखने वाली बात होगी कि सरकार की रणनीति इसको लेकर के क्या होती है, चुनाव आयोग से किस तरह से सामंजस्य बैठा करके चुनाव होता है इस कोरोना काल में, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक चर्चा मैं यहाँ पर ये करना चाहूंगा और चर्चा छेड़नी जायज है, क्योंकि आप देखिए कोरोना के मामले पूरे देश भर में लगातार तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी, रायबरेली से भी एक कोविड संक्रमित जो ओमिक्रॉन संक्रमित महिला है वो आई है। तो अब उत्तर प्रदेश का जो शासन है उसने 31 मार्च तक उत्तर प्रदेश को एक कोविड राज्य घोषित कर दिया है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से पार्टियां दिन में रैली कर रही हैं, प्रधानमंत्री अभी पिछले दिनों आए, उन्होंने चेताया और कल ही प्रधानमंत्री की कई तस्वीरें आई जिसमें मेट्रो पर बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री बिना मास्क के थे, तो ये सारी चीजें आपको क्या लगता है किस हद तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जाहिर तौर पर चुनाव तो है लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल पहले होना चाहिए, किसी भी राज्य का वो चुनाव हो, लोकतंत्र से पहले खुद का जो शारीरिक तंत्र है वो मजबूत होना चाहिए। तो इन सब को लेकर के कैसे क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आप 2021 के उस तस्वीर को याद करिए जब एक महिला उत्तर प्रदेश में अपने पति को के नाक में ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी और सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है। और कोरोना के सेकेंड वेव में हमने देखा कि हर परिवार ने अपने एक एक रिलेटिव को खोया है। तो सरकार के लिए महज वो आंकड़ा है, इस बात को समझने की जरूरत है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि लोग इन चीजों को समझें और वो समझें कि सरकार किस तरह से उनको टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सरकार नहीं, मैं सरकारें कहूंगा, किसी कांग्रेस किसी बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हर राज्यों की कमोबेश यही स्थिति है जहां भी चुनाव होने वाले हैं। और आज देखिए चुनाव आयोग की समीक्षा होती है जिसमें सभी दल जो है चुनाव कराने पर मतलब सहमति जताई है तमाम दलों ने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो। देखिए चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है और वो होना चाहिए, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें दोहरे चरित्र जो उभर कर पॉलिटिकल पार्टी के सामने आ रहे हैं और खासकर सत्ताधारी दल के, प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल हैं और दिन में वो रैली कर रहे हैं और रात में वॉर रूम में जाकर के ये कह रहे हैं कि मास्क लगाइए। मेट्रो में आपने जिक्र किया और तमाम सोशल मीडिया पे आपने देखा कि वो किस तरह से उनकी तस्वीरें वायरल हुई। तो लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि वो किस तरह के टूल का मतलब एक अपने आप में एक टूल बन रहे हैं, वो सत्ता का टूल बन रहे हैं। इनसे समझने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। आप कोरोना को हल्के में मत लीजिए, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, सावधान हमें रहना है।
सरकारें इस्तेमाल करती रहेंगी और लोगों को यह समझने की जरूरत है कि सरकार उनके साथ किस तरह, मैंने बार बार यही हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर मैंने यही जिक्र किया, आपके लिए किसी लोगों के लिए मतलब सरकार के लिए आपकी मौत, किस जनता की मौत जो है महज एक आंकड़ा के रूप में वो पैसा, और सरकार तो कह रही है, संसद में यहां तक कि बयान आया कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। तो इस तरह के हास्यास्पद चीजों को आप देखें, कितनी कितनी सेंसिटिव बात है, और सरकार इसको कितना मतलब जाहिलियत के साथ इसको बयां कर रही है संसद में कि कोई उस तरह से नहीं मरा है ऑक्सीजन की कमी से। तो लोगों को समझने की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस स्तर तक प्रबुद्ध तो है ही कि वो अपने स्वविवेक से इन चीजों का फैसला करे, और जब वो मतदान करने निकले तो वो संभल कर निकले और सावधानी के साथ निकले। एक चर्चा और उत्तर प्रदेश में चल रही है, हम जो राजनीतिक पंडितों के बीच में हलचल है, चाय की टपरियों पर हम निकले, गली पगडंडियों पर हम निकले, तो एक चर्चा ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है राष्ट्रपति शासन लग जाए या राज्यपाल का शासन हो जाए ओमिक्रॉन को लेकर के, और फिर चुनाव हो जाए। तो इससे आप थोड़ा सा ये रिलेट करो कि किस पार्टी को कहां फायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा अगर ऐसा हुआ तो। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चली है 5 साल, एक शांत सरकार आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास संख्या बल था, और लगातार वो इस तरह से फैसले लिए जहां से कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, कोई नाराजगी भी सामने नहीं आई। केशव प्रसाद मौर्य को थोड़ा बहुत मीडिया हाइप को छोड़ दें तो उसके बाद से कोई नाराजगी तो नहीं दिखी। एक मजबूत पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, और निश्चित रूप से अभी तमाम आप रैलियों को देखें, जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ उमड़ रही है, योगी आदित्यनाथ जी की रैली में भीड़ उमड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल मजबूत स्थिति में तो है ही है। लेकिन जिस तरीके से लोगों का, एक तरफ से लोगों का गुस्सा भी है, कई ऐसे सेक्टर आपने देखे कि जहां पर युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला, लगातार प्रदर्शन हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन हुआ है, और उसके बाद तमाम तरह के ऐसे मुद्दे, चाहे आप देख लीजिए प्रियंका गांधी सड़क पे उतरी, जो भी मामला रहा हो, नाव के मामले से लेकर के तमाम ऐसी वारदातें हुई उत्तर प्रदेश में जो सरकार की छवि पर एक सवालिया निशान लगाती थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा मतलब एक अपने पॉलिटिकल माइलेज को लेने का बड़ा मौका मिला, और प्रियंका गांधी ने उसे बुनाया भी। अखिलेश यादव भी लगातार सरकार पर हमलावर रहे, लेकिन फिर भी इन तमाम चीजों को देखते हुए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इधर अमित शाह, ये तीनों की तिकड़ी जो है उत्तर प्रदेश में अभी भी भारी दिख रही है। और देखने वाली बात यह होगी कि इसको कहां तक वो सीटों में तब्दील कर पाते, क्योंकि सत्ताधारी दल हैं, उनके पास हर तरह के इस्तेमाल करने के लिए टूल हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या जनता का फैसला, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मजबूत स्थिति में अभी भी भारतीय जनता पार्टी ही दिख रही है। अच्छा, एक बात तो ये बहुत कर लेनी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रैलियों से भीड़ आकी जा रही है, रैलियों में जो भीड़ हो रही है, फिर चाहे वो अखिलेश यादव की रैली में हो, उनकी यात्रा में हो, भाजपा ने जो यात्रा निकाली है धर्म नगरियों से, अयोध्या से, काशी से, तो उनकी जो जन विश्वास यात्रा है हर जिले में पहुंच रही है। तो रैलियों की जो भीड़ है उसको हार जीत का पैमाना हम तय कर सकते हैं। देखिए, वोट में कितने लोग तब्दील होते हैं ये देखने वाली बात होगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा बिहार का। तेजस्वी यादव की रैली में अपार जन समर्थन होता था उनकी रैली में, और लगता था कि सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा इस बार, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो सकी बिहार में, बिहार के चुनाव में। तो वोट को तब्दील तमाम तरह के मतलब टूल्स होते हैं, और उनको वोटों में तब्दील कर पाना ये बहुत मुश्किल होता है। अखिलेश यादव की रैली में भीड़ उमड़ रही है, ये अच्छी चीजें हैं, और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। तो अखिलेश उसको कितना अपने बातों से, अपने वादों से उसको बुना पाते हैं, और सीटों में तब्दील, क्योंकि बहुत बड़ा फासला रह गया था जब 2017 का चुनाव हुआ था, तो समाजवादी पार्टी काफी पीछे रह गई थी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि उस दूरी को कहां तक अखिलेश पाट पाते हैं, और निश्चित रूप से अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो इनके लिए मतलब थोड़ा सा, मुझे लगता है अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनको थोड़ा पहले जमीन पर उतरना चाहिए था। और जिस तरीके से आप यहाँ पे प्रियंका गांधी को मत भूलिए, जमीन पर जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, और इतनी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, अजय कुमार लल्लू लगातार गिरफ्तारियां देते रहे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर मेहनत करी, उस तरह से अगर समाजवादी पार्टी शुरुआत से कर रही होती तो तस्वीर अभी जो है और मतलब 50-50 का मामला हो सकता था। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी भी 60-40 का ही चांस दिख रहा है। आने वाले वक्त में देखिए इसमें कितना और अंतर को पाट पाते हैं अखिलेश यादव। राइट तौर पर। और एक चीज मैं और समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर बात कर लेकर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो भी रही हो, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी की स्थिति कुछ सुधरती हुई नजर आ रही है, मजबूत स्थिति में नजर आ रही है।
निश्चित रूप से देखिए, प्रियंका गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है, उस मुद्दों को आपने आप सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश और तमाम मुद्दों, इस तरह से चाहे राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को उठाया, आज देखिए क्या स्थिति है। एक मंत्री के बेटे पर इतना बड़ा आरोप लगा, और लगातार राहुल गांधी प्रियंका गांधी हमलावर हैं। एक रेप पीड़िता के घर पर जिस तरीके से वहां पर वो गए और न्याय दिलाने की बात कही, देखिए ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज अलग चीजें होती हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दों को जमीन पर जाकर के 60,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि प्रियंका गांधी अपने लगातार बयानों में कहती रहती है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, और इसको कोशिश नहीं कहा जाए। जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हो, ये नारा यूपी में काम कर गया है। और ठीक है, सीटों में ज्यादा वो बढ़ोतरी ना कर पाए, लेकिन चुनौती तो जरूर खड़ी कर दी है उन्होंने उत्तर प्रदेश में। और एक आखिरी सवाल के साथ फिर इस चर्चा का अंत करेंगे, जो मुझे लगता है, और मैं हर व्यक्ति जो आता है उससे ये सवाल जरूर करता हूं कि देश है और सबसे बड़े लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र में हम हैं और यहाँ पे अपनी कार्यशैलियों को अंजाम दे रहे हैं। एक लोकतंत्र का मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हम एक देश में हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये बहुत बड़े चेहरे होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने एक भाजपा को एक चेक दी है, 1,000 रुपए का डोनेशन दिया है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने भी वो डोनेशन दिया और उसमें अपील की है कि सभी जनता के सभी लोग उसमें अपील करें, उसमें डोनेशन दें। एक प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसा किया जाना, क्या ये उचित था? देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि किया होगा। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने किया, और ये लोगों को समझने की जरूरत है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, देखिए अब अर्थ पे आते हैं। तो इस देश में जो 2000 ये कह लीजिए पिछला चुनाव 2019 का जो लड़ा गया लोकसभा का, सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। ठीक है, लगभग 45% जो भी चुनाव का खर्चा हुआ, उसमें 45% अकेले भारतीय जनता पार्टी ने खर्चा किया। बाकी 2300 पार्टियां इस पूरे देश में 55% पे सिमट के रह गई। तो इतना बड़ा एसेट्स उस पार्टी के पास है, धन है, और पार्टी अगर मांग रही है, लोगों से मांग करके चलो, तो पार्टी का अपना इंटरनल चीज है, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। और जो भी लोग हैं कार्यकर्ताओं की अगर खुशी उसमें है कि वो उस पार्टी को डोनेट करें, तो पार्टियां तो ऐसे चलती करने के लिए तो पार्टी के और कार्यकर्ता भी थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री 1,000 रुपए डोनेट कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, और उन्होंने अपील की। और मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेकर ही चुनाव लड़ती है, और चाहे वो चंदा कॉर्पोरेट सेक्टर से आए, सीपीआई जैसी पार्टी तो रही नहीं कि गेहूं चावल लेकर भी चुनाव ऐसे दौर भी रहे हैं इस देश में। आपने अच्छा जिक्र किया कि पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई ने गेहूं चावल लेकर के भी, अब तो वो दौर चला गया। अब तो कॉर्पोरेट के हवाले हो जाता है और चुनाव मैनेजमेंट पे निर्भर करता है कि आज हम चुनाव, इससे कार्यकर्ता आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की तरह चुनाव होता है, और उसमें जितना जितना धनबल लगे वो पार्टियां लगाती हैं, और ये होता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी सत्ता में है, जो भी करे, और जो भी उनके कार्यकर्ता हैं अगर उसमें वो शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, तो ये उनका निजी फैसला है। जाहिर तौर पर, और ये मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को, देश की जनता को समझने की बहुत जरूरत है। और आपने जब ये जिक्र किया तो मुझे बिहार के अभी जो हाल के चुनाव थे उसमें एक बहुत नया चेहरा और युवाओं का खासकर एक चेहरा था, पुष्पम प्रिया चौधरी, और प्लूरल्स पार्टी की थी। उन्होंने ये शुरुआत करी थी, शायद मुझे आपके बिहार में कुछ कहा जाता है मुट्ठी भर कुछ जौ लेकर के या कुछ ऐसे होता है, उन्होंने वो शुरुआत की थी गांव-गांव जाकर के। तो एक दौर उन्होंने लाने की कोशिश की थी, हालांकि जनता का साथ उन्हें नहीं मिल पाया, और वो जिस उम्मीद से थी वो वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। देखिए ठीक है, मतलब वो चुनाव में आई हैं, उनका स्वागत है, और लोग, कार्यकर्ताओं ने उन्हें वोट दिया है, और जितना ही वोट आया, लोकतंत्र में हर वोट का सम्मान करना चाहिए। और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि चुनाव लोकतंत्र में जो है उसका एक महज हिस्सा है। आप इस बात को देखिए, और इस एक चीज को यहां पर समझने की कोशिश करिए। मणिपुर में 17 साल तक संघर्ष करती रही इरोम शर्मिला, और जब वो चुनाव का वक्त आया तो उन्हें मात्र 90 वोट मिला। अफस्पा के लिए वो लगातार लड़ रही थी। तो मैं हमेशा ये समझता हूं कि वोट कोई मायने नहीं रखता, और इस लोकतंत्र में वैसे लोग रहने चाहिए, इरोम शर्मिला जैसे लोग रहने चाहिए, जिससे लोकतंत्र जिंदा रहे। और
ठीक है, उन्हें 90 वोट मिला, तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक ऐसे कानून के खिलाफ जो 17 सालों से वहां के लोगों पर लगातार जो अत्याचार हो रहा था उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और कुछ हद तक उन्हें सफलताएं भी मिली, लेकिन लोकतंत्र में वो हार गई। तो हम इसके इसलिए तमाम तरह की चीज बने हुए, देश में राज्यसभा भी है, तो होते रहते हैं, ये सब चीज चलती रहती है। और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले, जैसे हम फिर से यूपी चुनाव पर लौटते हैं, कि धनबल का जो आंकड़ा है वो कहां तक जाता है इस यूपी चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश में सपा भी और बसपा भी, या फिर क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी। बसपा लेकिन इस बार कमजोर स्थिति में नजर आ रही है, जिस तरह से धनबल के मामले में रहती है हमेशा लगातार। लेकिन उन पर, मायावती पर भी लगातार आरोप लगता रहा है कि वो पैसे लेकर के मतलब कैंडिडेट से चुनाव। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस हद तक कौन से कैंडिडेट कहां पर क्या फाइट कर पाते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जब आप मतदान करने के लिए निकले, हालांकि अभी फैसला आना बाकी है और डेट भी अभी तय नहीं हुआ है, तो क्या होता है, चुनाव आयोग का फैसला क्या होता है, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सावधानी बरतना सबसे बड़ी बात रहेगी इसमें। जी, जाहिर तौर पर। और इसीलिए एक बात और है कि सर्दियों का मौसम आ गया है, लेकिन चूंकि चुनाव है तो वो सर्दियां असर दिखा नहीं पा रही हैं, और राजनीतिक गलियारों में ये गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पंडितों की अलग मायने हैं, जनता अपना अलग नजरिया सेट कर रही है। और आजकल आप चाय की टपरियों पर बैठेंगे या गली पगडंडियों से निकलेंगे, अलाव जलाते हुए बैठे लोग मिल जाएंगे, और हर जगह, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही होगी, राजनीतिक पार्टियों की चर्चा हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े। और एक बहुत जरूरी बात जो इस पूरे वीडियो में थी, जो इस पूरे आपसे चर्चा में निकल करके आई, कि आशीष जी ने जो आपसे अपील करी है, इसको वास्तविकता जरूर ध्यान में रख करके ही कोई भी कदम आगे उठाइए, किसी भी रैली में जाइए, क्योंकि आप उस रैली के लिए महज एक हिस्सा हो सकते हैं, एक व्यक्ति हो सकते हैं बहुत ज्यादा, और पूरा एक जनसभा होती है वहां पे, लेकिन अपने घर के लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत नायाब हीरा हैं। अगर वो आप कहीं खो गए तो ये पूरे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो पूरा परिवार है उसको फर्क पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, और आशीष जी और हमारी सबकी ये अपील को मानिए कि जब कोई फैसला उठाइए, कोई कदम उठाइए, तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिए। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। आगे की खबरों को देखते रहिए सन नाइस न्यूज। शुक्रिया।